नमस्कार, मैं हूं बिलाल और आप देख रहे हैं मेरे साथ नेशन 24 न्यूज। आज जिस तरीके से 5 राज्यों के विधानसभा के जो चुनाव हुए थे उसके नतीजे आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश में बीजेपी सरकार बनाते हुए दिखाई दे रही है। उत्तराखंड में भी जनाधार यहां पर मिल रहा है। गोवा की बात करें तो वहां पर भी बीजेपी बढ़त बनाए हुए है। आम आदमी पार्टी बढ़त बना रही है जो है पंजाब में, लेकिन जिस तरीके से जनाधार यहां पर जो है सपा को बिल्कुल मिलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं जो है बसपा की बात की जाए, कांग्रेस की बात की जाए तो जो है जनाधार भी बहुत कम मिला है। कांग्रेस भी स्थिति में नहीं है, लेकिन बीजेपी यहां पर पूर्ण बहुमत की सरकार बनाती हुई नजर आ रही है। इसी पर विस्तार से बातचीत करने के लिए मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार हैं महेंद्र यादव जी, मेरे साथ सीधा लाइव जुड़ रहे हैं। महेंद्र जी से हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार ये समीकरण कैसे बदले हैं। सर, कैसे देखते हैं आप इस पूरे समीकरण को, इन 5 राज्यों को? लेकिन सबसे पहले बात करेंगे सर हम लोग उत्तर प्रदेश की। पूर्ण बहुमत की सरकार बनाते हुए बीजेपी जो है दिखाई दे रही है। देखिए, अगर ये रुझान है, ये परिणामों में तब्दील होते हैं जी, तब फिर हमें ये मान लेना चाहिए कि जो जनता भाजपा के प्रत्याशियों को खदेड़ रही थी, गांव से भगा रही थी, वो भगा नहीं रही थी, दरअसल उनका सम्मान कर रही थी जी। उनके स्वागत सत्कार करने के लिए उनके पीछे पीछे आ रही थी। और पूरे प्रदेश में और बाकी जगह भी भाजपा के खिलाफ जितना आक्रोश था उसको देखते हुए मेरा तो स्पष्ट मानना है, और इस तरह के आरोप पहले भी रखते रहे हैं कि कोई बहुत बड़े स्तर पर इसमें इलेक्शन में गड़बड़ी की गई है। जो जनता का आक्रोश था वो चुनाव परिणामों में कतई प्रतिबिंबित नहीं हो रहा है, कतई उसकी झलक नहीं मिल रही है। इसमें अब ये जरूर तय करना अभी मुश्किल है कि किस तरीके से क्या खेल किए गए हैं, लेकिन कोई ना कोई गड़बड़ी की गई है। जो जनता का रुझान है था, जनता का जो मत था, और जनता जिस तरीके से एकदम मुखर होकर सामने आ रही थी, जितनी उग्र और आक्रामक लहर जनता के बीच में दिख रही थी, उसके एकदम विपरीत परिणाम आ जाना ये कुछ कुछ उसी तरीके से है जैसे लोकसभा में जो जहां पर वहां पर कितनी सीटों पर 5 लाख 6 लाख 7 लाख से प्रत्याशी जीते गए। तो कुछ ना कुछ उसमें मुझे तो मानना चाहिए कि इलेक्शन कमीशन और जो इलेक्शन प्रोसेस है उसको किसी न किसी तरीके से एकदम हाईजैक किया जा चुका है देश में। और जो चुनाव परिणाम जो आ रहे हैं सामने वो उसमें जनता की राय नहीं है। अब इससे बिल्कुल महेंद्र जी, एक बड़ा अहम सवाल आपने उठाया, क्योंकि कई बार देखा गया कि गांव में बीजेपी के नेताओं को घुसने तक नहीं दिया जा रहा था। सभाएं जहां पर हो रही थी बड़े बड़े नेताओं की, वो भी कुर्सियां खाली दिखाई दे रही थी। यह माना जा रहा था कि इस बार जो है जो गठबंधन है, जो समाजवादी पार्टी है, बहुमत मिलने जा रहा है। लेकिन ऐसा क्या हुआ अचानक से? जैसा आपने भी कहा कि वो लाठियों से भगा नहीं रहे थे बल्कि स्वागत कर रहे थे। फिर ये चुनाव कैसे पलटा, कैसे देखते हैं सर आप? जो चुनाव परिणाम जो है वो जनता की राय को प्रतिबिंबित करते मुझे नहीं लग रहे हैं। चुनाव प्रक्रिया पर गंभीर सवाल और गंभीर संदेह मैं उठा रहा हूं, और इसलिए मैं इसलिए कह रहा हूं कि चुनाव प्रक्रिया को किसी न किसी तरीके से प्रभावित किया गया है। ये जो 7वें चरण में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों ने जो निगरानी शुरू की, खासतौर पर एग्जिट पोल वाला जो फ्रॉड गेम खेला गया उसके बाद से, लेकिन ये निगरानी पहले चरण से ही रखी जानी चाहिए थी। लेकिन जो 7 चरणों में, 7 विशाल चरणों में चुनाव प्रक्रिया को खींचा गया, तो उसमें समझ नहीं था कि जहां पर पहले चरण में मतदान हुआ था वहां से पूरे 1 महीने तक लोग लगातार वहां पर स्ट्रांग रूम के बाहर बैठे रहते, वो तो व्यवहारिक नहीं था, पॉसिबल नहीं था। तो इस बात का भी कहीं ना कहीं से कुछ फायदा उठाया गया है, और उससे जनता का जो राय रही है, जनता का जो रुझान है, जनता का जो जनादेश है, उसको हाईजैक करने की कोशिश की गई है। लेकिन मुझे इतना जरूर लगता है कि ज्यादातर सीटों का पर जो अंतर है वो 8 से 10 हजार सीटों का है। तो उस हिसाब से अगर 70-75 सीटों का अंतर अगर आने वाले समय में अंतर कम हो जाता है तो चुनाव परिणाम को हद तक बदलते हैं। लेकिन इसके बावजूद
कुछ भी हो, चुनाव प्रक्रिया पर जो मैं सवाल उठा रहा हूँ वो लगातार उठते रहेंगे। और इसलिए मैं दोषी सभी को मानता हूँ। तो मेरा बार बार कहना रहा है कि जो ईवीएम है इनके पक्ष में केवल भाजपा और कांग्रेस ही नहीं है, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, कांग्रेस, बाकी सारी पार्टियां ईवीएम के पक्ष में है। कभी कभार ये बयान जरूर देते हैं ईवीएम के विरोध में, दिखाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वास्तव में सारे ईवीएम के पक्ष में हैं। और इसीलिए इन सबको राजनीतिक रूप से नुकसान उठाना पड़ रहा है। और दूसरा एक फायदा ये होता है कि हार का ठीकरा इनको ईवीएम पर डालने का मौका मिल जाता है और उनकी पार्टी में इनकी सुप्रीमेसी बची रहती है। नहीं तो मायावती जी के बाद में 2007 के बाद से वो लगातार हार रही है। अगर वो ईवीएम पर दोष ना दें तो पार्टी के अंदर उनके नेतृत्व पर सवाल उठने शुरू हो जाएं। ये बात समाजवादी पार्टी के लिए भी हो सकती है, ये बात और पार्टियों के लिए भी हो सकती है। इसलिए मैं बताता हूँ कि ये सारी पार्टियां जो है ईवीएम के पक्ष में हैं। राजनीतिक फायदा को भाजपा को मिल रहा है, लेकिन पार्टी के अंदर नेतृत्व को फायदा बाकी दलों के नेता भी ईवीएम के माध्यम से परोक्ष रूप से ले रहे हैं। बिल्कुल। लेकिन महेंद्र जी, आप जैसे कि उत्तर प्रदेश की हम लोग बात कर रहे हैं, बसपा और अगर कांग्रेस की बात करें या फिर आम आदमी पार्टी की बात करें तो बहुत कम जनाधार है, बहुत ही कम दिखाई नहीं दे रहा है। तो वैसे क्या है कि एक साथ एक तरफ के जो यहाँ पर हवाएं चल रही हैं, बसपा को कुछ नहीं मिल रहा है, कोई खास आंकड़े नहीं निकल कर सामने आ रहे, कांग्रेस भी खत्म होती हुई दिखाई दे रही है। हालांकि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का जनाधार कम रहा है, आम आदमी पार्टी पूरी ताकत दिखा रही थी, लेकिन टिक नहीं पा रही है तीनों पार्टियां सामने। नहीं, माहौल तो पूरा दो पक्षी हो गया था। तो या तो जो कांग्रेस और ये यानी भारतीय जनता पार्टी और ये समाजवादी पार्टी का गठबंधन, इन दो के अलावा तो जो भी थे सबको सहायक होना था। इसीलिए देखा होगा कि इसमें चंद्रशेखर आजाद तो बड़े मीडिया में छा गए थे, बड़े बड़े दावे कर रहे थे, ओवैसी बड़े बड़े दावे कर रहे थे। वो सब पहले दूसरे चरण के बाद से एकदम चर्चा में आए हो गए। बिल्कुल बिल्कुल तो बिल्कुल। इन सबके अपने अपने उद्देश्य रहे थे। उनका उद्देश्य एक हद तक भ्रम पैदा करने का था, उन्होंने कोशिश की, लेकिन उसमें कामयाबी नहीं मिली, तो फिर आराम से वो सीन से गायब हो गए। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। तो जी उत्तराखंड की राजनीति को कैसे देखते हैं महेंद्र जी आप? क्योंकि रहा है, इतिहास रहा है, 5 साल बीजेपी 5 साल कांग्रेस, लेकिन इस बार वहां पर भी जो है बीजेपी वापसी कर रही है। ये अलग अलग मुख्यमंत्री बदले गए, 5 साल के अंदर 3 मुख्यमंत्री को बदल देना, ये उसका कमाल है या फिर कुछ और कमाल आपको नजर आता है उत्तराखंड में? उत्तराखंड का चुनाव भी उन चुनावों में है जहां पर हर तरीके से क्लियर माना जा रहा था कि भारतीय जनता पार्टी वहां पर निश्चित तौर पर हार रही है। किसी को कहीं कोई इतना शक था भी नहीं वहां पर। और वहां पर कोई यानी कांग्रेस का ही सीधा मुकाबला था और भारतीय जनता पार्टी यही माने पहले चुनावों के लिए अपना एक मुख्यमंत्री बदलती है और कुछ महीने के अंदर, 1-2 महीने के अंदर ही उसको भी बदलना पड़ जाता है। तो वहां पर तो बहुत विकट स्थिति, बहुत मुश्किल में थी भारतीय जनता पार्टी। लेकिन अगर वहां भी भारतीय जनता पार्टी अगर ला रही है तो फिर तो समझ पाना बहुत मुश्किल है कि आखिर जनता का जो जनादेश था, जनता के जो वोट थे, वो आखिर गए कहाँ हैं। ये बहुत बड़ा सवालिया निशान उठता है और इस पर बहुत गंभीरता से सोचने की जरूरत है कि आखिर ये क्या हो रहा है। बिल्कुल, चुनाव में जनता अपना सरकार चुन पा रही है या नहीं चुन पा रही है, ये एक बड़ा प्रश्नवाचक चिन्ह ये लगा हुआ है। महेंद्र जी, आपने पूरे देश की राजनीति को बड़े करीब से देखा है, आप एक पत्रकार रहे हैं, आपने पत्रकारिता हर एक क्षेत्र में की है, लेकिन जिस तरीके से चुनाव जब होता है और एक तरफा चुनाव के नतीजे सामने आते हैं तो कई सवाल भी खड़े हो जाते हैं। लेकिन अगर हम लोग पंजाब की बात करते हैं महेंद्र जी, पंजाब में आम आदमी पार्टी को बहुमत मिलता हुआ नजर आ रहा है, उसको कैसे देखते हैं आप? पंजाब वो प्रांत रहा है जो वहां पर उन्होंने बिना किसी प्रयास के अपने आप को आम आदमी पार्टी की गोदी में डाल दिया है। और ये देर सवेर होना ही था। जब आम आदमी पार्टी को कहीं किसी भी राज्य में उम्मीद नहीं थी, तब एकाएक जब वहां से उनके 4 सांसद जिता दिए गए थे, तो वो तो आम आदमी पार्टी वाले भी चौंके थे, ये 4 सीटें कहां से आ गई। तो पंजाब में आम आदमी पार्टी के प्रति अंधभक्ति का माहौल बहुत पहले से बनने लगा था और वो धीरे धीरे उसकी परिणति इस रूप में होनी ही थी
जी। और ये पक्का मानिए कि वहां पर अरविंद केजरीवाल ने, आम आदमी पार्टी कोई ऐसी बहुत मेहनत नहीं की है। पंजाब खुद ब खुद उनकी गोदी में आता गया है। जी। और अब भगवंत मान उनको जैसे एक संदिग्ध व्यक्ति को, जो उनका आचरण रहा है, जिस तरीके से वो लोकसभा में आते थे, एक उनकी पार्टी के सांसद ने बाकायदा कंप्लेंट की थी लोकसभा स्पीकर से कि ये भाई ये शराब पी के आते हैं और इनकी बदबू के कारण मुझे यहाँ बैठ नहीं पाता हूँ। फिर एक बार वो वीडियोग्राफी पूरी संसद की कर रहे थे, उसके कारण उनको संसद से रोका गया। इस तरीके के व्यक्ति को लेकर पंजाब को अगर वही पसंद है तो उनको मुबारक है। वो अपना इस तरह का उनको नेतृत्व तो चाहिए तो वो ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल। ये लेकिन कांग्रेस के हिसाब से जरूर ये चूक रही है कि उन्होंने एक तो लंबे समय तक अमरिंदर सिंह को, कैप्टन अमरिंदर सिंह को इस तरीके से रखा कि इनको ही पूरी इन्हीं के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाना है। लेकिन फिर अंत में बदल भी दिया। फिर अगर कुछ संभावना थी बदलने की तो थोड़ा सा पहले बदल दिया होता तो चरणजीत सिंह चन्नी को मौका मिल जाता कुछ और काम करने का। अब करीब 100 दिन की सरकार में वो उतना अपने 100 दिन के कामकाज के बारे में बताते रहे, और 100 दिन के कामकाज के बाद से आप जनता को कन्विंस नहीं कर सकते हैं। कहने के लिए आप सिटिंग सीएम हो गए हैं, लेकिन आपके पास आपने क्या किया है वो बताने के लिए नहीं है, क्योंकि आपको उतना कार्यकाल मिला नहीं है। बिल्कुल, वक्त कम रहा है। दिक्कत इनके साथ में ये रही। और दूसरी बड़ी बात ये रही कि चरणजीत सिंह चन्नी को ये बात अच्छी तरीके से मालूम थी कि उनको दलित होने का फायदा मिला है, और इसलिए उनको मुख्यमंत्री बनाया गया है कि पंजाब में दलितों की संख्या 26 से 29% है, जो किसी भी प्रांत की तुलना में सबसे ज्यादा है। लेकिन ये चक्कर में बने रहे कि इन्होंने अपने आप को दलित नेता के रूप में उभारने की या दलित नेता के रूप में पेश करने की कोशिश नहीं की। इनको लगा कि हम कहीं दलित नेता के रूप में अपनी इमेज को ज्यादा करेंगे तो बाकी समुदाय हमसे नाराज ना हो जाए। तो बाकी समुदाय तो नहीं आ पाया, और दलित की तरफ आने में प्रसन्न कर गया कि भाई ठीक है, तो सर्व समाज के नेता बन रहे हैं, तो फिर सर्व समाज के वोटों से ही जीत है। तो ये कांग्रेस की तरफ से ये चूक हुई है। और बाकी पंजाब तो पूरा आम आदमी पार्टी के आगोश में आने के लिए पहले से बैठा था। पिछले ही चुनाव में तो केजरीवाल की, क्योंकि पिछले पार्ट में केजरीवाल खुद की योजना थी कि पंजाब का मुख्यमंत्री बनना है, तो वहां के जो नेता एस्टेब्लिश हो रहे थे उन सबको एक एक करके उसने निकाल दिया था। तो इस चक्कर में ये पिछली बार आम आदमी पार्टी पीछे छूट गई थी, वरना पिछली बार भी कांग्रेस ये आम आदमी पार्टी सत्ता के नजदीक वहां पर पहुंच सकती थी। बिल्कुल। अब देखना ये है, जो मजेदार बात मुझे लगती है अभी भी, कि भले ही भगवंत मान का नाम इन्होंने आगे दिया, लेकिन क्या भगवंत मान को केजरीवाल मुख्यमंत्री बनाएंगे, या दिल्ली छोड़कर केजरीवाल खुद पंजाब का मुख्यमंत्री बनने जाएंगे, जो उनकी एक फुल फ्लैश्ड स्टेट का सीएम बनने की जो एक इच्छा रही है, उसके तहत पंजाब जाएंगे और भगवंत मान को किनारे करेंगे। ये देखना है। बिल्कुल, ये कर सकते हैं। हो सकता है अभी तुरंत ना करें तो 1-2 महीने बाद, 2-3 महीने बाद जब किसी मामले को लेकर भगवंत मान विवाद में आ जाएंगे, कोई उल्टा का बयान दे देंगे या कहीं उनका ऐसा वीडियो जारी हो जाएगा, तब उनको हटा के फिर तब केजरीवाल वहां पर जा सकते हैं। बिल्कुल, ये एक रणनीति के तहत कदम उठाया जा सकता है। और ये बड़ा अहम सवाल भी है जो आपने अभी उठाया कि आने वाले 1-2 या 3 महीने के बाद में जो है फुल फ्लैश जिस तरीके से मुख्यमंत्री अपना काम करता है, तो क्योंकि दिल्ली में यहाँ पर जो है उनके हाथ बंधे हुए 3 सरकारें दिल्ली में चल रही हैं, और ये बड़ा अहम सवाल भी है। महेंद्र जी, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। 6 बजे स्थिति साफ हो जाएगी, उससे पहले एक बार फिर मैं आपसे जुड़ूंगा और विस्तार से बातचीत करेंगे। फिलहाल जो आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत आपका शुक्रिया। लेकिन सवाल बड़ा अहम है कि आखिरकार जिस तरीके से उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में जनाधार जो है यहाँ पर बीजेपी को मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, और साथ ही पंजाब में आम आदमी पार्टी सरकार बनाने को अग्रसर है, और गोवा में भी जो है बीजेपी आगे बढ़ रही है, सवाल ये उठता है कि आखिरकार जनाधार एक तरफा बीजेपी को मिला तो जनता का इतना समर्थन किस तरह से हासिल यहाँ पर बीजेपी ने किया है। फिलहाल मेरे साथ सिर्फ इतना ही। नमस्कार।